नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है दलित एजेंडा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह। उन्होंने 2002 में मध्य प्रदेश में एक दलित एजेंडा बनाया था, जिसमें उन्होंने जो चरनोई की भूमि है, जो सरकारी भूमि है और जहाँ पर घास फूस उगती है, जहाँ पर जानवर जो है छोड़े जाते हैं उनको चरने के लिए, और मूलतः वो जमीन सरकारी होती है, लेकिन खेतों में आने जाने के लिए, घरों में निकलने के लिए उस जमीन का उपयोग होता है। और जो जमीन रहती है, बचती है, वो उसमें जो चारा वगैरह होता है उसमें गांव के जो जानवर होते हैं उन्हें चरने के लिए छोड़ा जाता है, इसलिए वो चरनोई भूमि कही जाती है। उस भूमि को उन्होंने फैसला किया कि दलितों को देना चाहिए, ताकि दलित वहां पर खेती कर सके, मकान बना सके और उसका उपयोग कर सके। दूसरा ये था कि सरकारी जो ठेका होता है, सरकारी कामों का जो ठेका होता है, चाहे वो निर्माण का हो या किसी चीज की सप्लाई का हो, उसमें दलितों की 25% भागीदारी रहेगी। मतलब जो भी ठेके होंगे वो दलित वर्ग को 25% दिए जाएंगे। और भी बहुत सी योजनाएं उसमें जोड़ी गई थी, और ये इसमें उन्होंने देश के वामपंथी विचारधारा के जो आईएएस आईपीएस अधिकारी थे और भी जो चिंतक थे उनको बुलाया, और बहुत 3 दिन तक उस पर बहस हुई कि इसको कैसे लागू किया जाना चाहिए और किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इस एजेंडे से सबसे बड़ी बात यह हुई कि इसका विरोध हुआ कि हम बरसों से यहाँ पर अपने जानवरों को चरा रहे हैं, हमारे घरों में आने जाने का रास्ता है, खेतों में आने जाने का रास्ता है, और सरकार इसको अगर किसी को दे देगी तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं सब बंद हो जाएंगी। लेकिन ये बात अनसुनी कर दी गई, और वामपंथी चिंतक और आईएएस आईपीएस अधिकारी जो थे और उन्होंने जो एजेंडा बनाया था उसके अनुपालन में दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी, और इसका बड़ा चर्चा भी हुआ था उस समय पे। तो हालांकि समय कम था, क्योंकि 2003 में ही चुनाव थे, तो करीब करीब मेरे ख्याल से 1-1.5 साल का समय था उनके पास लागू करने का, और उन्होंने काफी हद तक इसको लागू भी किया था। तो इससे एक बात ये हुई कि गांवों में, विशेषकर गांवों में आपसी वैमनस्य, लड़ाई झगड़े, वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति निर्मित हुई, और बहुत विकट स्थिति पहुंच गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़ाई झगड़े और थाना कचहरी सब। तो ग्रामीण जनता ने सोचा कि इतनी तो समस्याएं थी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की परेशानी थी, ऊपर से एक समस्या और हमारे ऊपर लाद दी गई। सवाल ये नहीं कि दलितों के उत्थान के लिए कोई काम न किया जाए, या कोई योजना न बनाई जाए, या उनके लिए कोई एजेंडा न बनाया जाए, लेकिन एजेंडा ऐसा होना चाहिए जो समन्वयकारी हो, उनका भी उत्थान हो और किसी को परेशानी भी ना हो। भाई किसी को कुछ मिले ना मिले, उनको मिले, लेकिन इससे परेशानी तो ना हो। लेकिन दिग्विजय हम उस समय कहाँ किसी की मानते थे। वो तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि बिल्कुल एकाधिकारवाद जैसा निष्कंटक राज चला रहे थे, और उन्होंने इस व्यवस्था को पूरी तरह से एक अपनी जागीर सा समझ लिया था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और हम जो चाहें वो हम करें। इसका परिणाम फिर ये निकला कि कांग्रेस को
ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, और उसका मुख्य कारणों में से एक कारण ये भी था। इसका नतीजा ये निकला कि दलितों ने तो वोट दिए नहीं, और आदिवासियों ने भी वोट नहीं दिए, और जो पिछड़े और जो सामान्य थे उन्होंने भी वोट नहीं दिए। तो ना तो इससे कांग्रेस को कोई फायदा हुआ, ना इससे दिग्विजय सिंह को कोई फायदा हुआ, नुकसान ही हुआ बहुत ज्यादा। अब 22-23 साल बाद दिग्विजय सिंह ने उस एजेंडे को वो वापस लेके आए हैं। अभी उन्होंने इस विषय में कुछ परिचर्चाएं की, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब मैं राज्यसभा से छोड़ रहा हूं, और जो मेरा दलित एजेंडा था अब मैं उस पर काम करूंगा। अब जहां तक राज्यसभा का सवाल है, तो ऐसा तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस उनको तस्तरी में लेके वो सीट लेके खड़ी हो गए, आप ये ग्रहण करें और हम बिल्कुल आपको राज्यसभा में जाना ही है। ऐसा तो कहीं प्रतीत होता नहीं है। लेकिन उन्होंने जो संभावनाएं हैं, जो समय है और जो परिस्थितियां हैं, उसको देखकर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम यही कह दें कि मैं सीट छोड़ रहा हूं। जैसे लगता है कि सब उनको सीट दे ही रहे थे, कांग्रेस बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने दलित एजेंडे की बात की। उसी दौरान उन्हीं की कैबिनेट में उसी समय एक काबीना मंत्री थे सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के सक्रिय नेताओं में है। उन्होंने कहा कि दलित एजेंडा फेल हो गया था। दिग्विजय सिंह का कहना था इस विषय पर कि वो एजेंडा जो है समय की कमी के कारण और सही से लागू न हो पाने के कारण वो सफल नहीं हो पाया। ना तो वो समय की कमी की कोई बात कही जाएगी इसमें, और ना वो ये कहा जाएगा कि उसे सही से लागू नहीं किया जा सका। लागू तो उन्होंने बहुत सही ढंग से किया था, और समय की भी इतनी कमी नहीं थी कि वो लागू ना हो पाए। लेकिन इतना जरूर हुआ कि कांग्रेस को उन्होंने ऐतिहासिक हार की ओर जरूर धकेल दिया था मध्य प्रदेश में। अब वो वापस जो लोग भूल गए थे इन 22-23 सालों में कि कोई दलित एजेंडा भी था, और दिग्विजय सिंह उसको वापस लेके आए हैं। मतलब एक कांग्रेस की परेशानियों को देने वाले, अनेक परेशानियों को देने वालों में एक परेशानी उन्होंने और खड़ी कर दी है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है इसका क्या परिणाम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बात जनता के सामने लाकर रख दी है। इसका कुछ नतीजा निकले न निकले, लेकिन एक परसेप्शन, एक अवधारणा जो जनता के बीच बनती है, उससे कितना नुकसान होता है पार्टी को, दिग्विजय सिंह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इसी परेशानी को बढ़ाने के लिए वो ये सब काम करते हैं। उनका मैं कांग्रेस नेतृत्व के प्रति निष्ठा रखूंगा, गांधी नेहरू परिवार के प्रति निष्ठा रखूंगा, आरएसएस का विरोध करूंगा, उस सांप्रदायिक शक्तियों से कभी समझौता नहीं करूंगा। उनके जीवन के 3 बिंदु वो हमेशा गिनाते रहते हैं, और इन 3 बिंदुओं में अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह हमेशा वो वाला काम करते हैं जो इन तीनों बिंदुओं को ही नुकसान पहुंचाता है। आपकी निष्ठा किसी काम की नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है जो आपकी पार्टी और आपके नेतृत्व की प्रतिष्ठा को गिरा दे, और आप कहें मैं निष्ठा रखता हूं। इस भूले बिसरे प्रकरण को, जिससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था, और ऐसे समय पे सामने लाना, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना नहीं तो क्या है। इसी तरह है मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में उमंग सिंघार।
उन्हें भी कांग्रेस पार्टी के अनुशासन, पार्टी की नीतियों का शायद ज्ञान नहीं है। वो एक बहुत बड़ी नेता के भतीजे हैं, जिसकी वजह से वो राजनीति में आए, उन्हें टिकट मिली और वो पुरानी विरासत की वजह से चुनाव जीतते हैं। तो वो कोई संघर्ष करके या बहुत अध्ययन करके पार्टी में नहीं आए, वो एक विरासत को लेके आए हैं। और भारतीय जनमानस में एक अवधारणा है कि जो विरासत लेके आता है उसे संघर्ष कम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि हिंदू, क्षमा करें, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। ये उन्होंने क्यों कहा, किस लिए कहा? ये कांग्रेस की विचारधारा तो नहीं है। कांग्रेस की जो सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है, जिसमें सबका सामंजस्य होता है, वहां ये बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर उमंग सिंघार इस तरह के बयान देते हैं तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष तो छोड़ो, वो कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता होने की हैसियत भी खो देते हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, इनमें सामंजस्य और सद्भावना का मिश्रण है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं की जाती जहां किसी को दुविधा में पड़ना पड़े या वो दुविधा में पड़ जाए। आदिवासी क्या है क्या नहीं है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। आप कांग्रेस के नेता हैं, आप आदिवासियों के नेता नहीं हैं। आदिवासियों के जो राजनीति नहीं करते और कोई समाज का नेता होता है वो ऐसी बात कहे तो बात समझ में आती है, लेकिन आप पूरे प्रदेश की राजनीति करते हैं, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं और आप पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विपक्ष का, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन वो बात उन्होंने की और कई बार दोहराई। अब आम जनमानस की मैं बात करूं तो उनके बयान का ये कहना है कि फिर क्या आदिवासी क्या है? आदिवासी सफेद झोला पहना हुए पानी पिला दे, क्रॉस डाल दे तो भी वो आदिवासी है। कोई जाए चादर चढ़ाए फिर भी वो आदिवासी है। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी सब कुछ है लेकिन हिंदू नहीं है। आदिवासियों को जो है, जो वो हैं आदिवासी, उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दो, जो है वो होंगे। लेकिन आप एक प्रदेश के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप पूरे प्रदेश का विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में। आपकी बातों से पार्टी को कितना नुकसान होता है, कार्यकर्ताएं कितना हतोत्साहित होते हैं, कितने निर्बल और निस्तेज महसूस करते हैं, ये आपको नहीं पता। विरासत से एक सीट जीत गए, नेतृत्व की कृपा से आप पद पर पहुंच गए, फिर आपको कोई मतलब नहीं कि कार्यकर्ता क्या है, जनता क्या है, उसकी जनभावना क्या है। ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये किसी भी मुद्दे पर परिपक्वता का परिचय नहीं दे रहे हैं और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सके इसकी ही कोशिश कर रहे हैं। शायद इन्हें ना मालूम हो कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको ना मालूम हो वो ये क्या कर रहे हैं। अपनी नजर में इन्हें लगता होगा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई इन्हें बताने वाला होता कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ना पार्टी के लिए अच्छा कर रहे हैं, ना प्रदेश के लिए अच्छा कर रहे हैं, ना देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, ना आप अपने आप के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि हम अपने आप के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और पार्टी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये विडंबना कही जाएगी राजनीति की, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी कोई भी बात को समझने के लिए, विशेषकर कांग्रेस के जो नेता हैं, तैयार नहीं है। क्यों, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है, उससे क्या हानि हो रही है। इन एजेंडों को चलाकर, पुरानी बातों को लाकर आप कांग्रेस को बहुत नुकसान कर रहे हैं। इससे कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होने वाला।
और जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, उन्होंने तो अपना एक मानस बना लिया है कि उन्हें अपने तरीके से ही काम करना है और अपने तरीके से काम करना है। कभी इन नेताओं को सलाह है कि ये कभी कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, बैठें और उनसे मन से कहें कि वाकई हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ना, हम जो अपन रास्ता चल रहे हैं सही चल रहे हैं ना, तब उन्हें वास्तविक जानकारी पता होगी। हुक्म बजाने वाले, चार नारे लगाने वाले आपके पास बैठ जाएं और आप समझें कि वही परिस्थिति है, तो ये परिस्थिति 2003 से पहले की नहीं है, स्थिति बहुत बदल चुकी है। और अगर यही स्थिति रही और ये सब चलता रहा तो जैसे इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2003 में इतने विधायक नहीं ला पाई थी कि एक राज्यसभा सीट भी कांग्रेस जीत सके, और यही हाल रहा तो जो अभी एक सीट जीत लेती है कांग्रेस राज्यसभा की, हो सकता है आगे भविष्य में कांग्रेस फिर इस लायक न रहे कि उसे एक भी राज्यसभा सीट के लायक विधायक उसके पास हो। समझने की बात है, समझे तो ठीक, नहीं समझे तो उनका अपना इरादा कि वो क्या है वही बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट में हमें बताएं कि कैसा लगा, ताकि हम इसी प्रकार से प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।